गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, अब हम एससीएमपी अमेंडमेंट्स में हमारा एक और चैप्टर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में आखिर क्या अमेंडमेंट्स या फिर क्या अपडेट्स हैं वो देख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो ओवरव्यू वीडियो है जिसके अंदर की मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। कुछ अमेंडमेंट्स मैं इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा और कुछ अमेंडमेंट्स आपको नीचे वाली वीडियोस में मिलेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 7, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके दोस्तों, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला अमेंडमेंट जो है वो है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट के एग्जाम्पल्स में। ओके दोस्तों, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी रिपोर्ट हमने पढ़ा हुआ है और उसमें हमने देखा है कि हम जो भी क्वालिटी कॉस्ट होती है उसको हम 4 सेक्शंस में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा होता है अप्रेजल कॉस्ट, तीसरा होता है इंटरनल फेलियर और फिर एक्सटर्नल फेलियर। राइट, हर कोई जानता है कि प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब क्या, अप्रेजल का मतलब क्या, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर का मतलब क्या। हर वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले इनकर हो टू मेक श्योर कि क्वालिटी प्रोडक्शन होगा, सच कॉस्ट आर कॉल्ड एज प्रिवेंशन कॉस्ट। राइट, यानी गलती ना होवे, प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही हम मेक श्योर करें कि गलती ना होवे, ऐसा प्रोडक्शन होवे कि गलती ही ना होवे, डिफेक्टिव प्रोड्यूस ना हो, तो ऐसी सारी कॉस्ट क्या कहलाएंगी, प्रिवेंशन कॉस्ट। जब आपने एक बार प्रोडक्शन मशीन का बटन स्टार्ट कर दिया या आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए फोन कॉल कर दिया, अब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, इस दौरान अगर आप कुछ कॉस्ट इनकर करते हो टू मेक श्योर कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो, डिफेक्ट्स ना हो, दिस कॉस्ट आर कॉल्ड एज अप्रेजल कॉस्ट। इतना सब ध्यान रखने के बावजूद भी अगर फेलियर हो गया यानी कि डिफेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस हो गए, तो अब इन डिफेक्टिव्स को रेक्टिफाई करने की कॉस्ट या डिफेक्टिव्स में जो हमारा नुकसान हुआ इसे हम कहते हैं इंटरनल फेलियर। लेकिन अगर यही डिफेक्टिव गुड्स हमारी नजरों से बच गए और कस्टमर के हाथ लग गए और फिर कस्टमर तक ये बात पहुंच गई कि हमारे गुड्स डिफेक्टिव है, फिर उसने हमें रिटर्न करवाया, रिप्लेसमेंट करवाया, वारंटी दी, तो ऐसा फेलियर क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल फेलियर। राइट, तो डेफिनेशंस में कोई चेंज नहीं है, डेफिनेशंस जो आपके नोट्स में लिखी हुई है वही है। चेंज क्या किया है आईसीएआई ने, जो एग्जाम्पल्स लिखे थे वो उन्होंने अपडेट कर दिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे वो एग्जाम्पल्स जो कि आईसीएआई के न्यू सिलेबस के स्टडी मटेरियल एडिशन 2021 में लिखे हुए हैं इन चारों तरह की कॉस्ट को लेकर। ओके, तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये रहे आपके नोट्स जिसमें ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये थी प्रिवेंशन कॉस्ट और ये प्रिवेंशन कॉस्ट के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, है ना। लेकिन ये जो एग्जांपल्स है इसी के साथ साथ आप क्या करना, जो मैं यहां पर आपको अमेंडमेंट में और एडिशनल एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये एग्जांपल्स आपको और अपडेट कर लेने हैं। राइट, इसका मतलब क्या है कि क्या सर ये जो एग्जाम्पल्स पहले के लिखे हुए नोट्स में क्या ये गलत है, नहीं, ये बिल्कुल सही है। राइट, ये एग्जाम्पल्स तो हैं ही हैं प्रिवेंशन कॉस्ट के, लेकिन ये और एग्जाम्पल्स हमें ऐड कर लेने चाहिए। राइट, तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पर ये जो भी जगह बची उस पर आप इन सारे एग्जांपल्स को अपडेट कर लें। राइट, जैसे अप्रेजल कॉस्ट है, अप्रेजल कॉस्ट में ये एग्जांपल्स जो एग्जिस्टिंग है वो तो है ही अपनी जगह पर, आप ये एडिशनल एग्जांपल्स और अपडेट कर लेंगे अपने नोट्स में, है ना। मैं इन एडिशनल एग्जांपल्स को आपको समझा देता हूं। ओके, तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट प्रिवेंशन कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट का मतलब होता है कि चीजें प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुई हो उससे पहले ही हमने क्वालिटी की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। तो दोस्तों कौन कौन सी कॉस्ट इस कैटेगरी में आती है, एक आती है क्वालिटी इंजीनियरिंग। क्वालिटी इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि अपना प्लांट कुछ ऐसा डिजाइन करना, मशीन्स कुछ ऐसी डिजाइन करना या मशीन्स कुछ ऐसी खरीदना जिससे कि ऑटोमेटिकली क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो, डिफेक्टिव्स की रेट कम हो, तो इन सबको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एवरीबडी नोज टू ट्रेन द एम्प्लॉइज ताकि डिफेक्टिव प्रोड्यूस ना हो। क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी रिपोर्टिंग। क्वालिटी रिपोर्टिंग इसलिए, क्वालिटी रिपोर्टिंग को यहां पर प्रिवेंशन में इसलिए क्लासिफाई किया गया क्योंकि बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स हम कुछ एक्शंस लेते हैं टू मेक श्योर कि फ्यूचर में हमसे गलतियां ना होवे। राइट, क्योंकि उस क्वालिटी रिपोर्ट के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करते हैं एंड सो ऑन। एंड देन कम्स क्वालिटी ऑडिट्स। ओके, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्वालिटी ऑडिट प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर भी आ सकता है
और क्वालिटी ऑडिट अप्रेजल कॉस्ट के अंदर भी आ सकता है। ओके, आप यहां पर देखेंगे तो जो हमारे नोट्स में क्वालिटी ऑडिट था वो पहले यहां पर कहीं पर भी नहीं था, और यहां पर अप्रेजल कॉस्ट के अंदर था क्वालिटी ऑडिट्स, राइट। तो क्वालिटी ऑडिट का क्लासिफिकेशन प्रिवेंशन कॉस्ट में भी हो सकता है और क्वालिटी ऑडिट का क्लासिफिकेशन अप्रेजल कॉस्ट में भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आखिर आप क्या ऑडिट के अंदर आप एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। ओके, अगर आप सिस्टम्स ऑडिट कर रहे हैं, यानी कि आप मेक श्योर कर रहे हैं कि जो मैंने सिस्टम इंस्टॉल किया है वो करेक्टली काम करेगा या नहीं, आप कुछ ट्रायल उसके अंदर रन करके देख रहे हैं, राइट, तो ये जाएगा किसमें, प्रिवेंशन में। लेकिन हाँ, एक बार सिस्टम वर्क कर रहा है और आप उस डेटा पर ऑडिट कर रहे हैं तो ये जाएगा कहां पर, अप्रेजल कॉस्ट में, राइट। यानी सिंपल सी बात है, आप भी जब ऑडिट करने जाते हैं तो अगर आप 31 मार्च तक का डेटा का ऑडिट कर रहे हैं तो ये तो चीजें होने के बाद हो रहा है, तो ये कहां जाएगा, अप्रेजल में। लेकिन आप नेक्स्ट ईयर के लिए कोई ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं जिससे कि चीजें क्रॉस वेरीफाई हो, गलतियां ना हो, एरर्स ना हो, तो इसको हम कहां पर लेंगे, प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर मान लीजिए आईसीआई ऐसा बताए नहीं कि कौन सा वाला ऑडिट की वो बात कर रहे हैं, और सिंपल वो वर्ड क्वालिटी ऑडिट लिख दें एग्जाम में और हमें बोले कि बताओ कि ये किस में आएगा, प्रिवेंशन में या अप्रेजल में। तो दोस्तों आप उस केस में उसको प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर लेकर जाना, राइट। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्वालिटी ऑडिट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो फिर उसको कहां पर लेकर जाना है, प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर, ठीक है। क्वालिटी ऑडिट इक्वली गुड तरीके से क्लासिफाई हो सकता है प्रिवेंशन में भी और अप्रेजल में भी, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप उसको प्रिवेंशन के अंदर क्लासिफाई करेंगे। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों एस्टैब्लिशिंग क्वालिटी सर्कल्स, फील्ड ट्रायल्स, यानी कि प्रैक्टिकली मशीन के पास जाकर उसमें कुछ ट्रायल प्रोडक्शन रन करके देखना कि गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं। डिजाइन रिव्यूज, प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्वालिटी इंजीनियरिंग और प्रोसेस इंजीनियरिंग, राइट। यहां पर प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि प्रोसेसेस कुछ ऐसी सेटअप करना, डिजाइन करना ताकि गलतियां ना होवे, राइट। सप्लायर इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, एक अच्छे सप्लायर का इवैल्यूएशन करना आउट ऑफ 10 सप्लायर्स, तो ये कहां जाता है, प्रिवेंशन कॉस्ट में। सप्लायर का इवैल्यूएशन जाता है प्रिवेंशन में, लेकिन जब आप सप्लायर का रेटिंग करेंगे, आप आपके नोट्स में देखेंगे अप्रेजल कॉस्ट में लिखा हुआ है, अप्रेजल कॉस्ट के अंदर लिखा हुआ है आपकी किताबों में कि सप्लायर का रेटिंग कहां पर जाएगा, अप्रेजल में, लेकिन सप्लायर का इवैल्यूएशन कहां पर जाएगा, प्रिवेंशन में, राइट। सप्लायर इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि 10 में से किसी एक 10 के 10 सप्लायर का इवैल्यूएशन करना और उसमें से किसी एक या दो या तीन को सिलेक्ट करना, राइट। दिस प्रोसेस कम्स अंडर प्रिवेंशन कॉस्ट। एक बार आपने 3 सप्लायर्स को शॉर्टलिस्ट कर दिया, अब आप इसके बाद जब भी खरीदने जाएंगे तो आप तीनों सप्लायर की साइट विजिट करेंगे और उनको रेटिंग देंगे उनके रॉ मटेरियल्स को कि किसका रॉ मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा है एंड सो ऑन। तो फिर ये कहां आएगा, अप्रेजल में आएगा, राइट। तो सप्लायर रेटिंग ये कहां पर आएगा, अप्रेजल में, राइट। लेकिन सप्लायर का इवैल्यूएशन कहां होगा, प्रिवेंशन में। ओके, फिर प्रिवेंटिव इक्विपमेंट मेंटेनेंस, एवरीबॉडी नोज, ये तो प्रिवेंशन कॉस्ट में ही आएगा। टेस्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल्स, ओके, यहां पर दोस्तों आप गौर फरमाइए, अगर हम न्यू मटेरियल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं टू मेक श्योर कि ये तो नया वाला मटेरियल आया है, ये ज्यादा अच्छा है, इससे डिफेक्टिव कम होंगे प्रोड्यूस, तो ये कहां जाएगा, प्रिवेंशन में। और एजुकेशन ऑफ सप्लायर्स, राइट। फिर दोस्तों अप्रेजल कॉस्ट के अंदर आएगा फील्ड टेस्टिंग। अब आप यहां पर गौर फरमाए, ये था फील्ड ट्रायल्स और ये है फील्ड टेस्टिंग। तो आप ध्यान रखना एग्जाम में अगर फील्ड ट्रायल वर्ड आए, राइट, तो हम ट्रायल प्रोडक्शन रन करके देख रहे हैं, राइट। तो प्रोडक्शन प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो फील्ड ट्रायल कहां जाएगा, प्रिवेंशन में। लेकिन फील्ड टेस्टिंग का मतलब होता है कि ऑन द ग्राउंड फील्ड में प्रोडक्शन फ्लोर पर हो रहा है और हम उस हो रहे प्रोडक्शन की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज फील्ड टेस्टिंग। तो दैट कम्स अंडर अप्रेजल कॉस्ट। ओके, फिर इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग मटेरियल्स, ध्यान रखना दोस्तों, टेस्टिंग ऑफ न्यू मटेरियल कहां पर आता है, प्रिवेंशन, क्योंकि हम एक नया मटेरियल ट्राई कर रहे हैं अभी, राइट। अभी हमने प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं की, वी आर ट्राइंग अ न्यू मटेरियल, तो न्यू मटेरियल की टेस्टिंग इज प्रिवेंशन। लेकिन जो हम रेगुलर रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन के दौरान हम उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो दैट इज अप्रेजल कॉस्ट, क्योंकि ड्यूरिंग दैट इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट। फिर पैकेजिंग का इंस्पेक्शन, मेक श्योर करना कि पैकेजिंग प्रॉपर हुई है नहीं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत ना आए। प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस और प्रोसेस एक्सेप्टेंस, यानी कि प्रोडक्ट सही प्रोड्यूस हुआ है या नहीं, या प्रोसेसेस करेक्टली वर्कआउट कर रही है या नहीं। मेजरमेंट इक्विपमेंट, ये आपको लिखा हुआ है
आपके नोट्स में कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट, तो जो आपके मेजरिंग इक्विपमेंट्स है या फिर टेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उनका इंप्रूवमेंट करना, उनका इंस्पेक्शन करना, उनकी टेस्टिंग करना इज अप्रेजल कॉस्ट। एंड आउटसाइड सर्टिफिकेशन, अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है आउटसाइड सर्टिफिकेशन की, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम गोल्ड लेने जाते हैं तो उसमें सर्टिफिकेशन लग सकता है, कस्टमर डिमांड कर सकता है कि मुझे हॉलमार्क चाहिए, तो हम उसको हॉलमार्क करवा के देंगे, लेट से उसके लिए 100 रुपीज लगे, तो दैट कम्स अंडर अप्रेजल कॉस्ट, राइट? ओके। फिर इंटरनल फेलियर इज प्रिटी इजी, स्क्रैप, रीवोक, रीडिजाइन, रीटेस्टिंग एंड डाउन टाइम, ये सारे किस में आएंगे? इंटरनल फेलियर। ओके। एंड देन कम्स एक्सटर्नल फेलियर, यानी घर की बात बाहर जा चुकी है। कॉस्ट ऑफ रिकॉल्स, लॉस्ट सेल्स, रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, वारंटीज, रीपेड का मतलब होता है रिफंड्स, ठीक है, और प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम्स, कस्टमर की नाराजगी, लॉस्ट मार्केट शेयर और कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर सपोर्ट ही तब देना पड़ता है जब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फेलियर हुआ हो, राइट? तो दोस्तों ये कुछ न्यू एग्जांपल्स थे जो कि आईसीआई ने ऐड किए हैं अपने स्टडी मटेरियल में, तो आप इनको अपने नोट्स में अपडेट कर लीजिए। हो सकता है इनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी आपके नोट्स में हो, तो जो हो उन्हें ना लिखें, जो ना हो उन्हें आप लिख लें, ठीक है? सो दैट वाज अमेंडमेंट नंबर 1। ओके, नाउ अमेंडमेंट नंबर 2। SCMPE अमेंडमेंट्स में ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये आपको आपके एग्जिस्टिंग नोट्स में, एग्जिस्टिंग किताबों में मिल जाएगा। ओके, आप क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली ये मैंने जो लिखा हुआ है वो मेरे न्यू नोट्स का क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, लेकिन आप आपके नोट्स में देख लीजिए, आपको ये यहां से टैली हो जाएगा। क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा आपके नोट्स में है। वो जो क्वेश्चन आपके नोट्स में ना, उसमें सिर्फ पॉइंट नंबर 1 कवर्ड है, पॉइंट नंबर 2 कवर्ड नहीं था। आरटीपी नवंबर 2019 के अंदर ये क्वेश्चन प्रिंट हुआ, तो जितना अपने नोट्स में था ना उतना तो प्रिंट हुआ ही हुआ, अपने नोट्स में पॉइंट नंबर 1 तक था, बट आरटीपी नवंबर 19 ने एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दिया। मैं ये क्वेश्चन एक्चुअली पहले, जब तक आरटीपी नवंबर 19 नहीं आई थी उसके पहले मैं ये क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस से लेकर आया था। ओल्ड सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट पॉइंट तक ही था, लेकिन अभी उन्होंने सेकंड पॉइंट और ऐड कर दिया, ठीक है? तो आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट और ऐड कर लेना है, ठीक है? क्या है आखिर सेकंड पॉइंट? एडवाइज एनी टू मेजर्स टू रिड्यूस द नॉन कॉन्फॉर्मेंस कॉस्ट। आपको पता है दोस्तों कॉस्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस क्या होता है और कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस में दो कॉस्ट आती, प्रिवेंशन कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस यानी चीजें कंफर्म नहीं हुई स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो जो कॉस्ट लगी, तो दो कॉस्ट कौन कौन सी लगी? इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर, राइट? नाउ व्हाट दे आर आस्किंग अस इज एडवाइस एनी टू मेजर्स टू रिड्यूस द नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट। कंपनी परेशान है नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट यानी कि फेलियर कॉस्ट को लेकर, और अब वो हमसे कुछ एडवाइस मांग रहे हैं, दो तरीके बताए जिससे कि हम नॉन कॉन्फॉर्मेंस की कॉस्ट को कम कर लें। ओके, तो आप इसके सोल्यूशन में देख रहे होंगे दोस्तों, यहां पर जो इनकी 57 लाख की कॉस्ट है उसमें मेजर जो कॉस्ट लग रही है वो फेलियर की कॉस्ट लग रही है, आप यहां पर देख पा रहे हैं, राइट? बहुत थोड़ी सी कॉस्ट लग रही कहां पर? कॉन्फॉर्मेंस कॉस्ट, राइट? सो दैट्स व्हाई कंपनी वांट्स टू रिड्यूस द फेलियर कॉस्ट, राइट? अब दोस्तों अगर कंपनी को फेलियर कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो कहीं ना कहीं उसको कॉस्ट ऑफ कॉन्फॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? क्वेश्चन आपसे एडवाइस मांग रहा है कि दो तरीके क्वेश्चन आपसे एडवाइस मांग रहा है कि दो तरीके बताएं। दो तरीके फिक्स है, पेटेंटेड है, आपको यही दो तरीके लिखने हैं। भाई आपको क्वालिटी इंप्रूव करना है, अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली फेलियर नहीं होगा। एंड हाउ डू वी इंप्रूव क्वालिटी? बाय इंप्लीमेंटिंग TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्वालिटी इंप्रूव होगी तो फेलियर्स कम होंगे, इंटरनल फेलियर भी कम होंगे और एक्सटर्नल फेलियर भी कम होंगे, राइट? सो वन ऑफ द एडवाइस वुड बी TQM, देन अनदर एडवाइस वुड बी TPM, राइट? तो आप इसका फुल फॉर्म जानते हैं, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि आप अपनी मशीन्स को अप एंड रनिंग कंडीशन में रखें। जब आपकी मशीन्स एकदम परफेक्ट वर्किंग कंडीशन में रहेगी, टॉप वर्किंग कंडीशन में रहेगी, तो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन, फेलियर्स, डिफेक्टिव्स का प्रोडक्शन कम होगा, जिससे इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कम लगेगी, ठीक है? तो ये दो एडवाइस आपको यहां पर लिखनी है, राइट? एक टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस से रिलेटेड और एक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अमेंडमेंट नंबर 3। क्वेश्चन इज सेम एज इन द नोट्स, यानी ये जो कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड वाला क्वेश्चन है आपको आपके नोट्स के अंदर भी मिल जाएगा, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, राइट?
द सोल्यूशन हैज बीन अमेंडेड बाय आईसीआई, लेकिन आईसीआई ने इसके सोल्यूशन में थोड़ा सा चेंज किया है. द सेम अमेंडमेंट इन द सोल्यूशन वाज ऑलरेडी इंटीमेटेड इन द ओरिजिनल वीडियो लेक्चर्स इटसेल्फ, बिलो इज द करेक्टेड सोल्यूशन. यानी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो आपके नोट्स में अवेलेबल है वही एग्जैक्टली क्वेश्चन यहां पर मैंने प्रिंट किया अमेंडमेंट में, बट आपके नोट्स में जो सोल्यूशन था वो पिछला वाला था और अभी जो यहां पर सॉल्यूशन है वो करेक्ट वाला है. लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जब मैंने ओरिजिनल पहली बार ही क्वेश्चन पढ़ाया था तब मैंने ऑलरेडी आपको ये इंटीमेट कर दिया था पढ़ाते पढ़ाते कि आईसीआई ने ये सॉल्यूशन गलत प्रिंट किया है. आईसीआई ने उसके लिए कॉरिगेंडम निकाला है और कॉरिगेंडम का इफेक्ट देंगे तो इस तरीके से सॉल्यूशन चेंज होगा. इतना तक मैंने आपको समझाया था. बस वो चेंज होकर नया सॉल्यूशन क्या हो जाएगा वो यहां पर प्रिंटेड है. ठीक है, तो वैसे मैंने आपको आपके नोट्स के अंदर ये सॉल्यूशन करेक्ट करवाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर भी मैं यहां पर बता देता हूं इनकेस कभी गलती से आपसे वहां पर छूट गया हो. ओके, तो दोस्तों कहां कहां पर करेक्शन, द फर्स्ट पॉइंट इज एग्जैक्टली द सेम. सेकेंड पॉइंट में मैं बता देता हूं कि आखिर कहां कहां पर करेक्शन है. ओके, यहां से लेकर ये वाला यहां तक का पोर्शन में कुछ चेंजेस हैं. ओके, फिर इसके बाद ये कुछ चेंजेस हैं यहां पर, इतना पोर्शन, ये अमाउंट चेंज हुआ है और ये अमाउंट चेंज हुआ है. खैर ये करेक्शन जहां तक मुझे याद है मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स के अंदर करवा दिया था. इनकेस कभी मिस हो गया हो तो आप यहां से करेक्शन देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं कि क्या करेक्शन है. ओके, फर्दर had the sale returns not happened, the market share would have increased by कितना यूनिट्स, 50,000 यूनिट से मार्केट शेयर इंक्रीज होगा. ओके, अब यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है कि इस कंपनी का डिफेक्टिव आ रहा है. डिफेक्टिव्स कैसा आ रहा है कि जब ये लोग 1 लाख यूनिट्स बनाते हैं ना तो इनका 5,000 यूनिट्स का डिफेक्टिव रहता है. ऐसा आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 लाख यूनिट्स के प्रोडक्शन में इनका 5,000 यूनिट्स का डिफेक्टिव रहता है. तो जब ये लोग 50,000 यूनिट्स ज्यादा बनाएंगे तो इनका 2,500 यूनिट्स का डिफेक्टिव और निकलेगा, क्योंकि वो लोग 1 लाख में 5,000 डिफेक्टिव बनाते तो 50,000 से जब उनका प्रोडक्शन इंप्रूव होगा तो 2,500 डिफेक्टिव यूनिट्स और प्रोड्यूस होंगे. हालांकि क्योंकि ये लोग इंप्रूवमेंट करेंगे तो अब ये 2,500 यूनिट्स एक्सटर्नल फेलियर नहीं बनेगा, कंपनी खुद ही डिटेक्ट कर लेगी, पर ये इंटरनल फेलियर तो बनेगा. तो इन 2,500 यूनिट्स की जो एडिशनल कॉस्ट है वो आईसीएआई से कंसीडर करना मिस हो गई थी पिछली बार, वो अब उन्होंने कंसीडर किए. However, additional failure for 2,500 units due to increase in sales from would be incurred since this defective units have not yet been delivered to the customer. This would be net of delivery cost. यानी कि इस डिफेक्टिव कॉस्ट में क्योंकि ये इंटरनल फेलियर हो रहा है, घर में ही डिटेक्ट हो रहा है, इसलिए इसमें एक्सटर्नल डिलीवरी की कॉस्ट नहीं लगेगी. तो यहां पर एडिशनल फेलियर की कॉस्ट आएगी 35 लाख रुपीस. वॉर माइनस करते हैं तो यहाँ पे 4,70,000 आएगा. पहले यहां पर 5,000 एक्चुअली 5 लाख में गलत बढ़ रहा, 5 करोड़ 5 लाख था यहां पर, जो 4 करोड़ 70 लाख हो जाएगा. ठीक है, और यहां पर पहले लिखा हुआ था कुछ 3 करोड़ एंड 5 लाख, जो कि अब हो जाएगा 2 करोड़ 70 लाख. ठीक है, तो ये एक चेंज है सोल्यूशन में, बाकी रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम. हाँ, एक और यहां पर जाकर भी छोटा सा चेंज है. यहां पर पहले 3 करोड़ 5 लाख लिखा हुआ था, जो कि अब आएगा 2 करोड़ 70 लाख. राइट, रेस्ट ऑफ द सोल्यूशन इज एग्जैक्टली द सेम. ओके, अब इसके बाद दोस्तों एससीएमपी अमेंडमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वेश्चन नंबर 16. ओके, मॉक टेस्ट पेपर मई 2020 में आईसीआई ने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐड किया है, तो मैंने इस क्वेश्चन को भी आपको समझा दिया. जो मेरी लेटेस्ट फ्रेश थ्योरी की रिकॉर्डिंग्स है उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन को समझाया हुआ है. उसी वीडियो की क्लिपिंग आपको नीचे मिल जाएगी अमेंडमेंट 4 के नाम से. ठीक है, यहां पर हर अमेंडमेंट को नंबर दे रखा है और उस अमेंडमेंट नंबर के नाम से आपको वीडियो नीचे मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो में इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को कवर कर लेंगे. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अमेंडमेंट नंबर 5. ओके दोस्तों, अमेंडमेंट नंबर 5 की कुछ ऐसी कहानी है कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है अबाउट आदित्य ग्रुप, राइट है ना, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आपकी जो केस स्टडी बुक है उसके अंदर मिल जाएगा. ये क्वेश्चन आपको मिलेगा केस स्टडी बुक में, केस स्टडी नंबर 18 में. राइट, सो दिस क्वेश्चन वाज केस स्टडी 18, राइट, जो आपका वॉल्यूम नंबर 4 था.
केस स्टडी नंबर 18 में आपको आदित्य ग्रुप वाली केस स्टडी मिल जाएगी। बट उस वक्त जब मैंने आपको वीडियो की शूटिंग करी थी तो ये पर्टिकुलर केस स्टडी मैंने आपको होमवर्क दी थी, लेकिन अब मैंने अपने जो लेटेस्ट वीडियोज है उसके अंदर इस केस स्टडी को भी पढ़ा दिया है, तो आप चाहें तो इसका भी वीडियो देख सकते हैं। ये आपको अमेंडमेंट 5 के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों एक और केस स्टडी है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल की, और ये केस स्टडी भी आपकी केस स्टडी की किताबों में थी। ये थी केस स्टडी नंबर 4। ये आपकी जो केस स्टडी बुक है उसमें केस स्टडी नंबर 4 के नाम से थी। जब मैंने आपके वीडियोस की शूटिंग करी थी तब मैंने इस केस स्टडी को होमवर्क में दिया था, लेकिन अब जो मेरी लेटेस्ट फ्रेश थ्योरी की रिकॉर्डिंग्स है उसके अंदर मैंने इस केस स्टडी को भी कवर कर लिया है। तो इस केस स्टडी का भी अगर आप वीडियो देखना चाहें तो वो नीचे अमेंडमेंट 6 के नाम से अवेलेबल है। ओके, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं एक्चुअली क्या डिफरेंस है मेरी पिछली थ्योरी की रिकॉर्डिंग में और अभी वाली थ्योरी की रिकॉर्डिंग में। पिछली वाली थ्योरी की रिकॉर्डिंग में वी हैड रफली 22 लेक्चर्स, वहां पर 22 लेक्चर्स थे थ्योरी के। अभी जो नई रिकॉर्डिंग है उसके अंदर रफली 37 लेक्चर्स है, तो 22 और 37 यानी कि 15 थ्योरी लेक्चर्स यहां पर ऐड हुए हैं। इन 15 थ्योरी लेक्चर्स में क्या डिफरेंस आया है कि एक तो जो नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं या नई चीजें आई हैं वो तो यहाँ पर फ्रेश अमेंडमेंट है ही है, राइट। इसी के साथ साथ हमने क्या करा है, जितने थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उसके जितने सारे केस सिनेरियोज, जितने सारे केस स्टडीज और जितने सारे क्वेश्चंस है, 100% ऑफ द क्वेश्चंस, केस स्टडीज एंड केस सिनेरियोज हैव बीन कवर्ड इन अवर लेटेस्ट थ्योरी फ्रेश रिकॉर्डिंग। तो अब हमने सारी केस स्टडी कवर कर दिया और एक को भी होमवर्क नहीं दिया, सब कुछ कवर कर दिया है, राइट। तो दोस्तों ये मैंने वहां की क्लिपिंग आपको अवेलेबल करी है अमेंडमेंट 6 के नाम से, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद फिर इसके बाद अमेंडमेंट 7। ओके, आपके नोट्स के अंदर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट्स का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको ये 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन 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 है ना, आप भली नंबर पर बच जाइएगा क्योंकि नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, राइट। तो आपको ये BTS लिमिटेड वाला, H लिमिटेड वाला और Z प्लस सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पढ़ाते वक्त इन 3 क्वेश्चंस को होमवर्क दिया था, लेकिन लेटेस्ट थ्योरी के रिकॉर्डिंग्स में मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। तो वो अगर आप देखना चाहें तो आपको अमेंडमेंट 7 के नाम से नीचे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद है अमेंडमेंट 8। ओके, RTP नवंबर 2020 में थ्योरी ऑफ कांस्टेंट का ये वाला क्वेश्चन प्रिंट हुआ है। इसका वीडियो आपको अमेंडमेंट 8 के नाम से नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद अमेंडमेंट नंबर 9 इज रिलेटेड टू गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। RTP मई 2020 में ये केस सिनेरियो प्रिंट हुआ था। ओके, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या है वैसे आपको पता होगा, लेकिन मैं 2 मिनट के अंदर ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको ये पर्टिकुलर केस सिनेरियो पढ़ना समझना आसान हो जाए। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में दोस्तों 2 चीजें होती है। सबसे पहला तो ये कि हमारा एम्प्लॉय, फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स है, राइट। सो जैसे डॉक्टर्स आर दी एम्प्लॉयज, राइट। अब डॉक्टर्स को हम मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो अच्छे से मरीज का इलाज करें। अगर 15 डेज में इलाज हो सकता है तो 15 डेज में करें, उससे ज्यादा डेज में ना लगाए। लेकिन अगर किसी मरीज का इलाज उससे जल्दी हो सकता है, लेट्स से 12 डेज में ही हो सकता है, तो व्हाई डोंट यू ट्रीट हिम इन जस्ट 12 डेज। ऐसा करने से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। हॉस्पिटल में पेशेंट को भी पैसे कम लगेंगे और साथ ही साथ हॉस्पिटल की खुद की भी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आएगी, राइट। तो डॉक्टर्स को मोटिवेट करने के लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या करेगा, डॉक्टर्स के साथ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट में एंटर कर लेगा, जिसके अंदर ये बोला जाएगा कि देखो एक ट्रीटमेंट की ये रही स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब आप इस स्टैंडर्ड कॉस्ट से अगर कम कॉस्ट लगाते हो तो देयर इज गोइंग टू बी सम कॉस्ट सेविंग्स, और वो जो कॉस्ट सेविंग्स होगी उसका एक हिस्सा डॉक्टर रखेगा और एक हिस्सा हॉस्पिटल रखेगा। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। अनदर एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अनदर एग्जाम्पल हो सकता है कि हम हमारी फैक्ट्री में क्या करें, किसी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म को बुलाएं और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म को कहें देखो इस तरीके से हम हमारी फैक्ट्री ऑपरेट करते हैं हाल फिलहाल, क्यों ना आप हमें कुछ सजेशंस दें, हमारे यहां पर आकर इंप्रूवमेंट्स करें ताकि हम और कॉस्ट एफिशिएंटली काम कर सके। वह काम जो अभी हम करते हैं और हमें 1 करोड़ की कॉस्ट लगती है, क्यों ना आप कुछ हमें सजेशंस दें, इंप्रूवमेंट्स बताएं, हमारी प्रोसेसेस इंप्रूव करें, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं और उस 1 करोड़ की कॉस्ट को गिराकर 80 लाख पर लेकर आ जाए। ऐसा करने से टोटल सेविंग्स कितने की हुई, 20 लाख की हुई। उसका एक हिस्सा आप रख लें और एक हिस्सा हम रख लें। इज दैट क्लियर? हाँ, लेकिन अगर कोई, ये तभी शेयरिंग हम करेंगे जब वो सजेशन आपका हो।
कभी कोई सजेशन हमने दे दिया या हमारे एम्प्लॉय ने दे दिया तो फिर उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं होगा, राइट। सो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट आपके एम्प्लॉयज के साथ भी हो सकता है और एक आउटसाइड पार्टी के साथ भी हो सकता है, जिसमें अगर वो हमें कुछ कॉस्ट सेविंग टेक्निक्स बताएंगे तो हम उनके साथ गेन जो भी होगा, कॉस्ट सेविंग्स की टर्म्स में जो भी गेन होगा वो हम उनके साथ शेयर करेंगे। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये पर्टिकुलर केस सिनेरियो पढ़ने से पहले आप गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का जो टेक्स्ट है वो सर 1 पेजर टेक्स्ट है, आप उसको पढ़ लें और फिर आप इस केस सिनेरियो वाले अमेंडमेंट को देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आरटीपी मई 2020 में ये केस सिनेरियो प्रिंट हुआ था, इसका वीडियो अमेंडमेंट 9 के नाम से नीचे अवेलेबल है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आउटसोर्सिंग का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगेन ये एक न्यू क्वेश्चन है, इसका मैंने सोर्स तो नहीं लिखा हुआ है लेकिन हाँ ये कहीं ना कहीं आईसीआई के सोर्सेस से है, शायद आरटीपी से होगा। तो ये पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग डिसीजन से रिलेटेड केस स्टडी है जिसका वीडियो आपको अमेंडमेंट 10 के नाम से नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आरटीपी में 2020 में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन प्रिंट हुआ था, इसका वीडियो आपको अमेंडमेंट 11 के नाम से नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कवर किया है। फिर इसके बाद अगेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट टॉपिक में एक और केस स्टडी है जो कि आईसीएआई की वेबसाइट में एडिशनल केस स्टडी के नाम से आईसीआई की वेबसाइट से ली गई है ये पर्टिकुलर केस स्टडी, और इसको भी हमने हमारी लेटेस्ट थ्योरी के रिकॉर्डिंग्स में कवर किया है। वही वीडियो मैंने आपको अवेलेबल करवाया है अमेंडमेंट 12 के नाम से, तो आप इस केस स्टडी को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो दोस्तों ये थे 12 अमेंडमेंट्स जो कि चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड थे। ओके, थैंक यू।